नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो आज के इस सेशन में हम मैनेजमेंट की स्टाइल्स की चर्चा करेंगे। जैसे आप स्तर पढ़ चुके हैं, लेवल्स की बात कर चुके हैं, हम पूरे कार्य समझ चुके हैं। उसके अलावा हमें स्टाइल्स देखनी है कि किस प्रकार की प्रबंधन की शैलियां हमें अपने किसी संस्थान में, किसी संगठन में लागू करनी होती है, और तभी फिर कोई काम हमारा उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब चलते हैं उस मैनेजमेंट की स्टाइल्स पर। चर्चा करेंगे यहाँ शैक्षणिक पुस्तकालय, यानी जो भी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए पुस्तकालय हैं, उनमें स्टाइल्स को हम एक बार के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, शैक्षणिक पुस्तकालय जो कि विश्वविद्यालय हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, ऐसे हायर एजुकेशन के जितने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन हायर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उसमें स्टाइल्स किस प्रकार की होनी चाहिए। अब पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। वे पाठ्यक्रम और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए संस्थान की तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। क्या? कौन से पुस्तकालय? एकेडमिक लाइब्रेरीज। और कौन सी एकेडमिक लाइब्रेरीज? हायर इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक लाइब्रेरीज। बात समझ में आ गई? यही हायर एजुकेशन, हायर इंस्टीट्यूशन की जितनी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, वो उसमें तंत्रिका तंत्र के रूप में काम करती हैं। ये तो पता है उसी संस्थान में, जिस संस्थान में उसे स्थापित किया जाता है। बात समझ में आ गई? They serve as the nerve center of the institution to support curriculum and research. पाठ्यक्रम को या फिर अनुसंधान का समर्थन करने के उद्देश्य से उसे बनाया जाता है, और उसमें उसी तरीके का स्टडी मटेरियल रखा जाता है। अब अगर हम उसे पूरी तरह मैनेज कर लें, हम मैनेजमेंट ही सीख रहे हैं, और अगर हम उसे पूरी तरह मैनेज कर लें, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी स्टाइल समझते हुए उनको मैनेज करें, तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से उस लाइब्रेरी को बनाया गया है, वो लाइब्रेरी उन उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। बात समझ में आ गई? व्याख्याता उनका उपयोग संगोष्ठी पत्रों के लिए करते हैं। संगोष्ठी पत्र यानी सेमिनार पेपर्स के लिए। समझ गए? जितने लेक्चरर्स हैं, हायर इंस्टीट्यूशन की चर्चा की है, यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होंगी। बात समझ में आ गई? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के जितने भी अपने लेक्चरर्स होंगे, वो लेक्चरर्स सेमिनार्स पेपर्स के लिए उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, या फिर छात्र नोट्स बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। उस लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? कोई अच्छी अच्छी किताब लेते हैं और हायर बुक्स को इश्यू करा के और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं और रिसर्च लेवल तक की अपनी स्टडी तैयार करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर हम शैक्षणिक पुस्तकालय की चर्चा की है। आगे देखते हैं शैक्षणिक पुस्तकालयों के कार्यों को, कि यही एकेडमिक लाइब्रेरीज में स्टाइल्स का अप्रोच देखेंगे तो इसके कार्य क्या है। सबसे पहले तो हम इसके एकेडमिक लाइब्रेरीज के वर्क की फंक्शंस की चर्चा कर लेते हैं। पुस्तकालय सामग्री का अधिग्रहण करना। भाई जितनी पुस्तकालय सामग्री है, लाइब्रेरी मटेरियल्स है, उस लाइब्रेरी मटेरियल्स को एक्विजिशन करना, अधिग्रहण करना। ठीक है, और फिर उस संगठन के द्वारा उसे संरक्षण यानी प्रिजर्व करके रखना, उसे सुरक्षित रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये पहला इसका फंक्शन है किसका? शैक्षणिक पुस्तकालय का। ये काम करेगा भाई, एक्वायर करेगा, बुक्स को मंगाएगा, इश्यू करवाएगा, मतलब अपने ऑर्डर कर दिया, बुक आ गई, अब बुक को पाठकों तक पहुंचाने का काम है। अब जितने हायर एजुकेशन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी जिस तरीके का उनका जरूरत होती है, उस तरीके की जरूरत के अकॉर्डिंग वो बुक्स इशू कराते हैं और अपना काम करते हैं। यानी ज्यादातर वो नोट्स बनाने के लिए उसे उपयोग में लेते हैं। और जितने लेक्चरर्स हैं वो किस में उपयोग करते हैं? वो अपने जितने भी सेमिनार पेपर्स हैं, उन सेमिनार पेपर्स में उपयोग करने के लिए इसका जो अपने एकेडमिक लाइब्रेरीज होती है उनका उपयोग करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा यहाँ दिया है ज्ञान का प्रसार और विशेष जानकारी का प्रावधान, यानी ज्ञान का प्रसार करना, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी क्यों स्थापित की जा रही है? क्योंकि वहां ज्ञान का प्रसार करना है, लोगों तक जो ज्ञान की किताबें हमने इसमें सुरक्षित करके रखी हैं, प्रिजर्व करके रख रखी हैं, उसे लोगों तक पहुंचाने का काम। और फिर जब लोग उन किताबों को पढ़ेंगे तो ज्ञान का प्रसार होगा।
और विशेष जानकारी का प्रावधान करना, ये इसका दूसरा फंक्शन है, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई। यहाँ तीसरा ये इसका फंक्शन देखते हैं, स्नातक निर्देश और स्नातकोत्तर अनुसंधान के लिए सामग्री का प्रावधान। जितने स्नातक निर्देश है और स्नातकोत्तर अनुसंधान है उसके लिए सामग्री का प्रावधान करना। प्रोविजन ऑफ मटेरियल्स फॉर अंडर ग्रेजुएट इंस्ट्रक्शंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च। बात समझ में आ गई। देखिए चौथा यहाँ पर कौन सा, जनशक्ति विकास और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना, मेन पावर डेवलपमेंट एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जनशक्ति का विकास करना, मेन पावर का डेवलपमेंट करना, एंड देन दूसरा इसमें आया है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना, प्रमोट करने का काम ही इन शैक्षणिक पुस्तकालय का होता है। 4 कार्य आपने देखे हैं तो फंक्शंस के रूप में याद करने हैं। अब यहाँ पर इस शैक्षणिक पुस्तकालय में प्रबंधन क्या है, हम ना सिर्फ शैक्षणिक पुस्तकालय की रेफरेंस में देखेंगे। यहाँ चर्चा शैक्षणिक पुस्तकालय की इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो लाइब्रेरियन बन रहे हैं, बनेंगे तो फिर आप कैसे उसमें काम करेंगे। ज्यादातर आपको मिलेगा एकेडमिक लाइब्रेरीज में काम करने का मौका, ठीक है। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज में स्टाइल्स का अप्रोच कैसे आपको देखना है, कैसे उसमें लागू करना है, वो सब जान रहे हैं। अब मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं। मैनेजमेंट है क्या, तो प्रबंधन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ और उनके माध्यम से काम कर रहा है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उस संगठनात्मक, जिस संगठन में उस पुस्तकालय को बनाया गया है, या फिर हम किसी भी संगठन के प्रबंधन की बात करते हैं तो जब हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्राप्त करना पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको ऐसे ही इसे परिभाषित करना है। अगर आपके एग्जाम में प्रबंधन को परिभाषित करने के लिए पूछा जाए, क्योंकि सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट करना है। प्रबंधन क्या है, तो वो जो भी संगठन है, जिस संगठन में हम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस संगठन का क्या उद्देश्य है, उसे किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो उसके उद्देश्य को यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ और उन्हीं लोगों के माध्यम से जो काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, वही मैनेजमेंट, वही प्रबंधन है। बात समझ में आ गई। जब हमने अर्थ परिभाषाएं सबकी समझी थी तो हम बहुत अच्छे से उनको ध्यान में रख पाए हैं, लेकिन यहाँ इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें स्टाइल्स देखनी है। प्रमुख गतिविधियों में योजना बनाना, की एक्टिविटीज इंक्लूड प्लानिंग, बजटिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग। बहुत सारे कार्य हमने पढ़ लिए, ठीक है। कोटर, यहाँ पर कोटर का नाम आता है और कोटर ने 2001 में प्रबंधक योजनाएं विकसित करते हैं। कौन? कोटर। समझ गए क्या कह रहे हैं कोटर महोदय? वर्ष 2001 में कोटर महोदय ने एक कोट दिया और उसमें कहा कि जितने भी प्रबंधक होते हैं ना, मैनेजर जितने होते हैं, तो वो मैनेजर योजनाएं विकसित करते हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? प्लानिंग। इसीलिए हम मैनेजर को अपने संगठन में नियुक्त करते हैं। एक अच्छा मैनेजर अपने संगठन में अगर होगा तो वो प्लानिंग करेगा, उन गोल्स को प्राप्त करने की प्लानिंग करेगा, ठीक है। तो प्रबंधक क्या कर रहे हैं? योजना विकसित करने का काम करते हैं। नेता एक दृष्टि और रणनीति बनाते हैं। यहाँ आपको डिफरेंस बताया है कि अगर आपने प्रबंधक को चुना है, एक अच्छे मैनेजर को चुना है, तो वो मैनेजर अपने प्लानिंग डेवलप करेगा। लेकिन नेता क्या है? नेता सिर्फ दृष्टि देख सकते हैं या फिर रणनीति बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये कोटर का कहना था। लेकिन अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रबंधन शैली यानी मैनेजमेंट स्टाइल्स, और मैनेजमेंट स्टाइल्स को परिभाषित करना है आपको। ये क्या है? प्रबंधन शैली वह तरीका है जिससे कार्य स्थल में कर्मचारियों को संभाला जाता है। अब तक आपको पता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस देख लिए, बहुत सारी बातें आपने पढ़ ली, ठीक है। प्रबंधन शैली वह तरीका है जिससे कार्य स्थल में कर्मचारियों को संभाला जाता है, ठीक है।
एक कार्य स्थल है, उसमें जितने कर्मचारी नियुक्त किए हैं उन्हें संभालने का, उन्हें हैंडल करने का काम ही क्या है, वो सिर्फ शैली से कर सकते हैं। स्टाइल होनी चाहिए उन्हें मैनेज करने की, संभालने की, हैंडल करने की। आपको पता है बहुत सारे बच्चे आपके पास में हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? अगर आप में बहुत बढ़िया स्टाइल होगी उनको हैंडल करने की तो आप कर पाएंगे। बात समझ गए ना? इसी तरीके से करना है कि एक संगठन में नियुक्त किए गए जितने कर्मचारी हैं या फिर किसी कार्य स्थल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को संभालने के लिए मैनेजमेंट स्टाइल्स आपको अपनाना बहुत जरूरी है। समझ गए? मैनेजमेंट स्टाइल्स इज द मैनर इन विच एम्प्लॉइज आर हैंडल्ड इन द वर्क प्लेस। क्लियर है? यह कर्मचारी की संतुष्टि और प्रदर्शन प्रेरणा को प्रभावित करता है। प्रबंधन शैली क्या है? ये कर्मचारी की संतुष्टि, जो स्टाफ आपने नियुक्त किया है, जो एम्प्लॉय नियुक्त किया है, उसकी सेटिस्फैक्शन की और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने का काम करती है यही मैनेजमेंट स्टाइल्स। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रबंधन की शैलियों को परिभाषित करिए, तो पहला पॉइंट लिख देंगे, दूसरा पॉइंट। बात समझ में आ गई? आपको लैंग्वेज ऐसे ही यूज करनी है। क्यों? आप समझ एक अलग बहुत इजी शब्दों में समझ सकते हैं, लेकिन आपने जब उसे एक्सप्रेस करना होता है, उसे लिखना होता है, तो हिंदी में लिखे तो हिंदी के शब्द बहुत अच्छे यूज करें, या इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश के शब्द बहुत अच्छे यूज करें। इसीलिए आपको ये लाइन दी गई है। बात समझ में आ गई? यह कर्मचारी की संतुष्टि और उसकी प्रदर्शन प्रेरणा को प्रभावित करता है। महान प्रबंधक लोगों को आदर्श भविष्य की ओर बढ़ने पर केंद्रित रखते हैं। किसकी बात की है? महान प्रबंधक की, ग्रेट मैनेजर की। एक बहुत अच्छा मैनेजर अगर होगा तो वो लोगों को आदर्श भविष्य की ओर बढ़ने पर केंद्रित करेगा। कैसे? अब आप ये भी तो बोलेंगे मैम ये लाइन तो आपने बताई है, लेकिन है कैसे, हम इनको कैसे समझे? अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आपको पता है आप किसी संगठन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, या आप खुद जानते हैं, जो कुछ स्टाइल्स आपकी हैं, कुछ लेबल्स आपने जान रखे हैं, उन्हें मतलब लागू करने का तरीका आपने जान रखा है, प्रिंसिपल्स आपने पढ़ रखे हैं, तो उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, आप किसी भी संगठन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो वहां पर जितने काम कर रहे लोग हैं, तो उनको आप भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। आपने जो तरीका सीखा है, जिस तरीके को आप फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके को अगर वहां के सभी एम्प्लॉइज को बता दिया जाए, करवा लिया जाए, या फिर एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए आपने उनको बढ़ा दिया, तो क्या वो भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो यही चीज है कि एक महान प्रबंधक अगर आपके संगठन में होगा तो फिर वो लोगों को भविष्य की ओर बढ़ने पर केंद्रित रखेगा। क्लियर है ना? ग्रेट मैनेजर कीप पीपल फोकस्ड ऑन मूविंग टुवर्ड्स द आइडियल फ्यूचर। बात समझ में आ गई? अब चलिए शैली 1, अब पढ़नी है आपको स्टाइल। सबसे पहले लागू करनी है निरंकुश प्रबंधन। आपने एक स्टाइल पढ़ी है, कौन सी है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल। और ये कौन सी स्टाइल है? ये मैनेजमेंट की स्टाइल है। यानी अगर आप प्रबंधन कर रहे हैं तो उस प्रबंधन की स्टाइल्स में आपने एक पढ़ी है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को हिंदी में कह रहे हैं निरंकुश। बात समझ में आ गई? और ये ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है उसे जान लीजिए। नेताओं के पास अप्रतिबंधित शक्ति और एक केंद्रीकृत प्रणाली होती है। अप्रतिबंधित, अनरेस्ट्रिक्टेड। जितने नेता हैं उन पर कोई प्रतिबंधित पावर होती है क्या? नहीं, उनसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, लीडर्स हैव अनरेस्ट्रिक्टेड पावर एंड ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। केंद्रीकृत प्रणाली होती है और अप्रतिबंधित शक्ति होती है, कोई उन्हें प्रतिबंध नहीं कर सकता। ठीक है? और अगर ऐसा किसी मेंबर के पास है तो इसका मतलब वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। ठीक है? उसे एक अलग से एक मेन पावर मिली हुई है। एक बात समझ में आ गई ना?
तो यहाँ हमने पहली शैली पढ़ी है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। लीडर्स हैव अनरेस्ट्रिक्टेड पावर एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। दूसरा हमने बोला है संचार एक तरफा है। इसी में भाई ये मैनेजमेंट की स्टाइल्स में जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, उस ऑटोक्रेटिक स्टाइल का सेकंड नंबर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि इसमें संचार एक तरफा होता है। अगर किसी नेता ने कुछ बोल दिया तो वहां फिर कर्मचारी कुछ नहीं कर पाएंगे और उनको काम करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसा उनको आदेश मिला है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर कम्युनिकेशन वन वे होता है, एक तरफा होता है और कर्मचारियों के लिए ऊपर से नीचे होता है। यानी एक आदमी जो आपको कम से कम 50 एम्प्लॉइज के ऊपर है तो उसके पास रेस्ट्रिक्टेड पावर नहीं है बल्कि अनरेस्ट्रिक्टेड पावर है। उसे कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता, अप्रतिबंधित मेन पावर उसके पास है। उसे हमने ऑटोक्रेटिक नाम दिया है। और ऑटोक्रेटिक में संचार एक तरफा होता है, उसमें दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? कम्युनिकेशन इज वन वे एंड टॉप डाउन टू द एम्प्लॉय, ऊपर से नीचे। बात समझ गए? तो मुझे लगता है ऑटोक्रेटिक आप आराम से समझ पाए हैं। कर्मचारी अनुशासन के डर से प्रेरित होते हैं। यहाँ इसी स्टाइल का अगर इस स्टाइल को फॉलो कर लें, मैं इनको लागू करना भी बताऊंगी आपको, ध्यान रखना। मैंने सिर्फ आपको अभी समझाया है ये ऑटोक्रेटिक है क्या चीज। कर्मचारी यहाँ अनुशासन के डर से प्रेरित होते हैं और उन्हें बिना किसी प्रश्न के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये इस ऑटोक्रेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कौन सा? कि यहाँ अनुशासन का डर है इसीलिए वो प्रेरित हो रहे हैं उस काम को करने के लिए कि हमें रियलिटी में डिसिप्लिन में रहते हुए ये काम करना है, हमसे जो बोला गया है ना वो काम करना है। दैट्स इट, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं होगा, यहाँ किसी प्रश्न के निर्देशों का पालन करना है। अगर आपसे कुछ बोला है ना तो आप अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको जो बोल दिया, जो निर्देश दे दिए, उन निर्देशों का पालन आपने डिसिप्लिन में रह के करना है। बात समझ गए? ये अपनी ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल के ये भी आपको पढ़ने हैं। पढ़ने मतलब थोड़ा सा समझ लेना है। क्यों समझना है? क्योंकि आप अगर इनको समझेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हमारा सिर्फ आपको रटाने का उद्देश्य नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का उद्देश्य है सिर्फ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उस पर दिमाग लगा सकें। क्लियर है? यहाँ जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है उसके कुछ लाभ भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। क्योंकि अगर किसी संगठन में एक ही आदमी के पास पूरी शक्ति है और वो उस संगठन के सभी कर्मचारियों से अच्छी तरह काम करवा रहा है तो उसके कुछ तो फायदे मिलेंगे, कुछ नुकसान होंगे। कैसे होंगे? देखो, लाभ क्या होगा कि निर्णय लेने की गति और स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं हैं। निर्णय लेने की जो गति है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो एक ही आदमी के पास है। वो आदमी डिसाइड करेगा कि क्या काम किस तरीके से किस टाइम पर करवाना है और कौन से एम्प्लॉय से कराना है। ठीक है, ये तो इसका बेनिफिट है कि ठीक है भाई, लाभ मिलेगा इस चीज से कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा अपनी मनमानी नहीं करेगा। सर्वोत्तम उपयोग क्या है यहाँ पर? संकट की स्थिति या अकुशल या नए कर्मचारियों के साथ भी वही आदमी जो उनको निर्देश दे रहा है वो उनसे अच्छी तरीके से काम करा लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ? अब नुकसान देखिए, नुकसान क्या है? उच्च कर्मचारी कारोबार और हम बनाम बे मानसिकता रखेंगे। नुकसान क्या है इसका? कि जो हायर लेवल पर जो बैठे हुए हैं एम्प्लॉय, वो यहाँ पर बोले हम बनाम बे वाला कॉन्सेप्ट। मेंटेलिटी उनकी कैसी होगी? नहीं, ये काम हम कर सकते हैं, हमसे मतलब हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। यानी ये जो धारणा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा इसमें चेंज होगा और इनसे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ में थोड़ी
आपको पता है जब एक संगठन में काम करते हैं तो वहां पर थोड़ी जालिस वाली स्थिति वहां क्रिएट होने लगती है। ये नुकसान ही है, उस संगठन में ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब एक दूसरे से अगर ऐसी भावना के साथ में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर उस संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति होगी, है ना। तो ये आपको बताया है कि ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो बहुत सारे तो इसके फायदे मिल सकते हैं कि यहाँ पर डिसीजन लेने की क्षमता एक आदमी को मिलेगी, निर्देश भी देगा तो एक ही आदमी देगा, इंस्ट्रक्शन उसी आदमी के जरिए दिए जाएंगे। यानी अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आ गया तो फिर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना होगा सभी एम्प्लॉइज को, ठीक है। ये तो बात हुई है अपने ऑटोक्रेटिक की, इसमें कुछ लाभ कुछ नुकसान हमने देखे। खतरा क्या है कि रचनात्मकता की कमी होगी और प्रबंधक पर निर्भरता रहेगी, ये खतरा होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए कि कोई जो मैनेजर है, जो भी मतलब जो डिसाइड कर रहा है कि कार्य किस गति से कराना है, अगर उन्होंने काम नहीं बोला तो हमारे सारे एम्प्लॉय फ्री बैठे और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई काम नहीं करेंगे, है ना। वो पूरी तरह डिपेंड है कि हमें जब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तब काम होगा। तो ये जो है वो यहाँ पर एक नुकसान के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, शैली नंबर 2 क्या कहती है, यानी स्टाइल नंबर 2 कौन सी है? परामर्शदात्री प्रबंधन, और ये सबसे अच्छी स्टाइल है। आपको पता है मैनेजमेंट की स्टाइल में बेस्ट स्टाइल है, और ये कौन सी है इसे हम थोड़ा सा जानेंगे। परामर्शदात्री प्रबंधन, कंसल्टेटिव मैनेजमेंट। कंसल्टेटिव नाम दे दिया, परामर्श यानी कुछ गाइडेंस लेना, कुछ सजेशन लेना, और जब सजेशन जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज नहीं दे सकते, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी का दिमाग अलग काम करता है। कोई कितनी क्षमता तक सोच सकता है, कोई कितनी क्षमता तक सोच सकता है, बात इस पर डिपेंड करती है। जब हमारे संगठन में 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 50 तरीके के दिमाग आपके पास है, आप उनसे सजेशन लेंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करे, है ना। तो ये जो स्टाइल है ये बहुत अच्छी स्टाइल है। परामर्शदात्री शैली में प्रबंधक निर्णय लेने से पहले, जब डिसीजन लेता है मैनेजर, तो डिसीजन लेने से पहले वो कर्मचारियों की प्रतिक्रिया मांगता है। आप अपना फीडबैक दीजिए। मैनेजर सीक्स एम्प्लॉइज फीडबैक बिफोर मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। और इसमें खुली दरवाजा नीति शामिल है। खुली दरवाजा नीति जहाँ कर्मचारी काम के बारे में बात कर सकते हैं। खुली दरवाजा नीति, अगर ऐसा किसी संगठन में हो रहा है, दैट मीन्स वो संगठन अपने उद्देश्यों को, अपने गोल्स को अचीव करना बहुत जल्दी करता है। मतलब मेरा कहना ये है कि संगठन में अगर एक अच्छी स्टाइल के साथ में काम किया जाए, एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ में काम किया जाए, तो बहुत जल्दी गोल्स की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसमें खुली दरवाजा नीति शामिल होती है जहां कर्मचारी काम के बारे में बात कर सकते हैं। इंक्लूड्स इन ओपन डोर पॉलिसी वेयर एम्प्लॉइज कैन टॉक अबाउट वर्क, ठीक है। यह ऊपर से नीचे की प्रणाली बनी हुई है। प्रबंधक निर्णय लेने की शक्ति रखता है। ऊपर से नीचे की प्रणाली तो इसमें भी है। मैनेजर आपसे सिर्फ आपका फीडबैक मांग रहा है, किसी काम को करने के लिए आपसे सजेशन मांग रहा है। निर्णय लेने की शक्ति तो अभी भी वही मैनेजर रख रहा है। आपको काम मिलेगा वही ऊपर से नीचे मिलेगा, समझ गए। उसे कह रहे हैं हम परामर्शदात्री प्रबंधन स्टाइल, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ में आ गई है आपको। 2 स्टाइल मैंने बताई है, एक ऑटोक्रेटिक, एक कंसल्टेटिव। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ी सी और आगे देखते हैं। इट रिमेन्स ए टॉप डाउन सिस्टम, द मैनेजर रिटेन्स द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। आगे देखिए, यहाँ इसके भी कुछ लाभ है और कुछ इसके यहाँ पर नुकसान है। क्या है लाभ? क्या होगा? उत्पादकता, आत्मसम्मान और बेहतर वफादारी में वृद्धि होगी। ये तो आपको पता ही है, जब कोई बॉस आपसे एडवाइस लेता है तो कितना अच्छा फील होता है? एक आत्मसम्मान की संतुष्टि होती है। एम्प्लॉय को लगता है कि रियलिटी में मुझसे सजेशन मांगा, इसका मतलब उन्हें खुद के काम पर विश्वास होने लगेगा।
और जब विश्वास होगा तो बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। बेहतर काम करेंगे तो फिर कैसे अपने गोल्स नहीं मिलेंगे। जिन उद्देश्यों से उस संगठन को स्थापित किया गया है, यहाँ पिक्चर से देखिए, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं काम को किस तरीके से किस राह में करना चाहिए। समझ गए? राइजिंग प्रोडक्टिविटी, सेल्फ एस्टीम एंड बेटर लॉयल्टी। कर्मचारी उन बदलावों के लिए अधिक प्रतिबद्ध महसूस करते हैं जिन पर उन्होंने चर्चा करने में मदद की है। चर्चा की है, डिस्कशन हुआ है, अब उन डिस्कशन पर ही हमें थोड़ा और आगे काम करना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट आउट तो हमने किया था। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर नुकसान देखिए, कुछ प्रबंधकों को श्रम पर नियंत्रण खोने का डर रहता है। यानी अगर ऐसा कर लिया, इस स्टाइल को फॉलो कर लिया तो नुकसान क्या होगा? कुछ मैनेजर ऐसे होंगे जो अपने श्रम पर नियंत्रण खोने का डर रखेंगे। जोखिम में देख सकते हैं कि यदि कर्मचारियों के विचारों को कार्यवाही के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है तो भी अलग थलग महसूस करते हैं। जैसे मतलब मैंने, मान लीजिए मैं किसी संगठन में काम कर रही हूँ, मुझसे मांगा था एडवाइस, कुछ सजेशन, और मैंने जब सजेशन पेश कर दिया, रख दिया, बता दिया किसी भी काम को करने के लिए, और मेरा सजेशन स्वीकार नहीं किया, है ना, मेरा सजेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने नहीं माना, तो फिर मैं अंदर से कैसा फील करूंगी? ये नहीं यार, मैंने मतलब सजेशन अच्छा नहीं दिया है, अच्छा नहीं दिया, अब मैं उनकी नजरों से थोड़ा बचने की कोशिश करूंगी। ऐसा लगेगा ना? ये मानव स्वभाव है और ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं काम कर रहे हैं और हमारी कोई बात नहीं मानता है, हमने बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ में वो सजेशन दिया था लेकिन वो माना नहीं गया, तो हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि वाकई ये सजेशन ठीक नहीं था, क्या और बेहतर सोचा जाए, और फिर हम थोड़ा सा उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे या अलग महसूस करेंगे। एम्प्लॉइज फील अलाइनिंग देयर आइडियाज आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर एक्शन। ठीक है, अब देखिए शैली नंबर 3 कौन सी है? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप प्रबंधन शैली, लेजिस फेयर स्टाइल, ये कौन सी होती है? प्रबंधन से बहुत कम या कोई हस्तक्षेप नहीं। मैनेजमेंट कर रही है ना, तो मैनेजमेंट करिए आप, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लिटिल और नो इंटरफेरेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है ना? यानी कि प्रबंधक संसाधन प्रदान करता है लेकिन अधीनस्थ अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जो भी मैनेजर है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा देगा, और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने पर आपको कोई एडवाइस नहीं देगा, आपको काम नहीं सौंपेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन गोल्स को डिसाइड करना है और उस पर लगे रहना है। ये होती है हस्तक्षेप प्रबंधन शैली। बात समझ में आ गई? तो यहाँ हमने 3 शैली तो चर्चा की है। क्लियर है भाई? अब देखिए, द मैनेजर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज बट सबऑर्डिनेट्स सेट देयर ओन गोल्स। जितने भी यहाँ आपको, आप देखिए यहाँ इस संगठन में काम कर रहे सभी एम्प्लॉय के पास में लैपटॉप है, सभी अपने काम में लगे हुए हैं। यानी इस संगठन के मैनेजर ने सभी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए, और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने पर गोल्स उन्हीं लोगों को डिसाइड करना है कि उन्हें किन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। ठीक है ना? तो सर्वश्रेष्ठ श्रोता, अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ, शिक्षक, रचनात्मक कर्मचारी और डिजाइनर, ये सर्वश्रेष्ठ श्रोता कौन है? ऑडियंस, बेस्ट ऑडियंस में हाई स्किल्ड एक्सपर्ट्स हो, टीचर्स हो, ये क्रिएटिव स्टाफ हो या डिजाइनर्स हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट होने चाहिए, हाई स्किल्ड एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी अपना काम हो सकता है। बताइए समझ में आया या नहीं? हमने 3 शैलियां यहाँ पढ़ ली हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? कौन कौन सी रिवाइज करने की जरूरत है क्या? अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, है ना? और फिर पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत रहेगी। बताइए समझ में आया या नहीं आया? यहाँ आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, लाइफ इज फेयर। ठीक है,
और लेजी फेयर में क्या बोला है आपने कि ये एक प्रबंधन की स्टाइल है जिसमें उनको कोई भी निर्देशन नहीं दिया जाएगा या फिर कोई काम नहीं सौंपा जाएगा, आपको अपने लक्ष्य खुद को डिसाइड करने हैं। ठीक है भाई, बताइए समझ में आया या नहीं? तो यहाँ हमने पहली पढ़ी थी मैनेजमेंट स्टाइल्स में ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, और दूसरी पढ़ी थी कंसल्टेटिव, परामर्शदात्री, कंसल्टेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। क्लियर है? दूसरी कौन सी पढ़ी थी? तो लेस इज वेयर। ठीक है, ये तीन आपने मैनेजमेंट की स्टाइल्स पढ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है भाई, लेस इज फेयर मैनेजमेंट स्टाइल। क्लियर है? तो यहाँ हम चर्चा कौन कौन सी कर रहे थे? यहाँ हमने तीनों चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली। लेस इज फेयर मैनेजमेंट स्टाइल होती है। ठीक है ना? हस्तक्षेप की बात की है तो हस्तक्षेप में हमें पूरी तरह जाना नहीं है, यानी कि हस्तक्षेप क्लियर करेंगे। कौन सी? यहाँ प्रबंधन से बहुत कम या कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो काम आपको, जो संसाधन मिले हैं, उन संसाधनों के जरिए उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में लग जाएगी और ये गोल्स आप खुद डिसाइड करेंगे। कंसल्टेंसी में क्या होगा? कंसल्टेंसी में क्या होगा कि हमसे मैनेजर एडवाइस लेगा, सजेशन लेगा और एक दूसरे से बातें करेंगे। ठीक है, और हमने एक और पढ़ी थी, कौन सी? ऑटोक्रेटिक। और ऑटोक्रेटिक में क्या जानी थी कि हमें ऊपर से जो निर्देश मिलेगा उसी निर्देश के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कुछ इसके लाभ देखे, कुछ इसके हमने नुकसान देखे। यहाँ पर भी कुछ लाभ कुछ नुकसान, और चर्चा की थी तीसरे की, और तीसरे के लाभ और नुकसान में हम पहुंचे हैं। यहाँ दिया उच्च नवाचार, रचनात्मकता और स्वायत्तता। अब यहाँ ऐसा कैसे होगा? देखो, सेम रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए, ठीक है, 50 लोग हैं, काम कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज के साथ में कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोला गया, आपको अपना काम दिखाना है। तो कोई तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करेगा, कोई बहुत कम रेस्पॉन्स करेगा, कोई तो काम को बहुत जल्दी कर देगा, कोई काम को बहुत डिले करेगा। मतलब कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आएगी। अब उसमें एक दूसरे से कॉम्पिटेंसी रहेगी। कैसे? कि मुझे उससे बढ़िया काम करना है। और जब ये स्टाइल अगर फॉलो कर ली जाए, और बहुत सारे संगठन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी को ये दिया नहीं जाता कि भाई आज का ये लक्ष्य है, आप ये काम करो। किसी को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। उसके लिए यहाँ उच्च नवाचार यानी हाई इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है ना, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का वातावरण बनता है। यहाँ सब स्वतंत्र हैं अपने काम के प्रति, करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। आपको रिसोर्सेज मिले, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए। यहाँ नुकसान क्या होंगे? तो अराजकता और असंगठित गतिविधियों का जोखिम होगा। यानी जब एक ही निर्देशन में काम नहीं हो रहा तो एक नुकसान यहाँ ये भी फेस करना पड़ेगा कि असंगठन है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए वहां पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है और कोई कुछ नहीं सुन रहा है, तो ये दिक्कत आएगी। दूसरा, विशिष्ट निर्णय लेने के अधिकार और मार्गदर्शन की कमी होगी। स्पेसिफिक डिसीजन किसको लेना है, कौन ले सकता है, इसकी कमी आपको महसूस होगी क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। तो यहाँ ये आपको नुकसान देखने को मिलेंगे इस शैली को अगर आपने फॉलो किया, और ये आप यहाँ पर लाभ देखने को मिलेंगे अगर इसे फॉलो किया। आप खुद डिसाइड करेंगे किसी संगठन में काम करते वक्त कि आपको कौन सी स्टाइल को फॉलो करना है। मुझे पता है कि ये तीनों आप अच्छे से समझ पाए हैं।
और जब तीनों समझ लिए तो यहाँ आपको इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। आपका माइंडसेट क्या कहता है, क्या आप एक ही इंस्ट्रक्शन में काम करवाएंगे, क्या आप सजेशन लेके काम कराएंगे, क्या फिर आप मतलब सभी को खुला छोड़ देंगे। और मैंने इसीलिए बोला था दूसरे नंबर की जो कंसल्टेटिव मैनेजमेंट स्टाइल है वो बहुत अच्छी स्टाइल है। अगर उसे फॉलो करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए तो बहुत जल्दी गोल्स अचीव होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए चौथी स्टाइल कौन सी है, पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। पार्टिसिपेटिव यानी सहभागी या लोकतंत्रीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया को साझा करना, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं उसे शेयर करना, ये है सहभागी यानी पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक। बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा यहाँ तरीका दिया है, टीम के सदस्यों से विकल्प मांगना और उन पर मतदान करना। जो भी टीम आपको दी गई है वो टीम के सभी मेंबर्स से आप ऑप्शन मांगिए या फिर आप वोटिंग कराइए। कोई काम करना है किस वे में होना चाहिए, आप वोटिंग कीजिए। कितने लोग इसके समर्थन हैं, कितने लोग इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहते, तो ये सभी आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि सहभागी लोकतंत्रीकरण मैनेजमेंट स्टाइल में क्या बात बताई है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को शेयर करना है, साझा करना है और टीम के सभी मेंबर से विकल्प मांगना है। ठीक है, यहाँ पर संचार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों है। कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि आपसे मांगा जा रहा है ना, प्रक्रिया ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसे शेयर कर रहे हैं और उसमें विकल्प आपसे मांग रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो दोनों साइड से होगा। और यहाँ सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की, यहाँ डिसीजन की बात नहीं की। ठीक है, डिसीजन कौन लेगा, निर्देशन कोई देगा या नहीं देगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ मैंने कुछ बातें आपको बताई, उनमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तरीका बताया, संचार ऊपर से नीचे होता है, सहभागी लोकतंत्रीकरण है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को साझा करना। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ इसके भी कुछ नुकसान और कुछ लाभ देखने को मिले हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल के। लाभ क्या होंगे, विविध दृष्टिकोण बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे कह रही थी जब सजेशन की चर्चा करते हैं तो सजेशन में बहुत सारे लोग जब आपको सजेशन देंगे तो फिर निर्णय लेने की क्षमता को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका माइंड सेट अलग है और जब ऐसा होता है तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। डाइवर्स पर्सपेक्टिव लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, कर्मचारी मूल्यवान महसूस करते हैं। जितने एम्प्लॉय हैं अगर आप उनसे ये डेमोक्रेटिक वाला अप्रोच अपना के आप उनसे कुछ राय मांगना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वहां अपने आप को वो हाई क्वालिटी का समझने लगेंगे। और हर एम्प्लॉय के साथ में अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो एम्प्लॉय अपना संगठन मानते हुए उसमें काम करते हैं, जिससे उच्च प्रतिबद्धता और प्रेरणा मिलती है। ये बात सही है कि यहाँ कमिटमेंट एंड मोटिवेशन की बात की है, हाई कमिटमेंट एंड मोटिवेशन उनको मिलेगा और वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। नुकसान क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है। टाइम कंज्यूमिंग टू गैदर आइडियाज एंड ओपिनियन। आप उनसे विचार ले रहे हैं, आइडियाज लेना चाह रहे हैं, किसी काम को करने के पीछे आप उनकी राय मांगना चाह रहे हैं, उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो आपका नुकसान में आएगा। कि विचार और राय इकट्ठा करने में तो समय लगता है, इतना समय किसके पास है, आप तो जल्दी डिसीजन लीजिए और जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कभी सक्सेस नहीं होता है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग टू गैदर आइडियाज एंड ओपिनियंस, ये बहुत बढ़िया बात है। बल्कि यहाँ तो इसे हम नुकसान में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैनेजमेंट की स्टाइल्स को हम इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि समय हमारा बहुत कम हो, उस कम समय में हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, संघर्ष, विभिन्न दृष्टिकोण निर्णयों में देरी करने में भूमिका निभा सकते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण निर्णय में देरी करने की भूमिका निभा सकते हैं। ये संघर्ष यहाँ पर आपके सामने आया है। बताइए, कॉन्फ्लिक्ट देख लिया आपने, बहुत सारी बातें यहाँ तक आपने चर्चा कर ली। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत यहाँ तक होगी।
अब यहाँ संगठन की बात कर लेते हैं, संगठन और कार्मिक। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्सनल है। संरचना बताई है आपको, और कुलपति से विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन तक पदानुक्रमित होता है। यहाँ देखिए, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और उसके नीचे स्टाफ। टॉप पर कौन है? वाइस चांसलर। फिर उस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष, उसके नीचे अपने पूरा स्टाफ। यहाँ ये स्ट्रक्चर आपको बताई है, हिरार्किकल है, फ्रॉम वाइस चांसलर टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कार्मिक कर्तव्य क्या होगा? भर्ती, प्रशिक्षण, उन्हें प्रेरित करना, उनसे संबंध बनाए रखना, ये पर्सनल की ड्यूटीज है। ठीक है। महत्व क्या है? हतोत्साहित कर्मचारियों को कार्यालय के मनोबल को खराब नहीं करना चाहिए। जितने भी डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉइज हैं, उन डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉइज को कार्यालय के मनोबल को खराब नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस आपको मेन बताई है कि संगठन और कार्मिक जितने कर्मचारी हैं और जो संगठन है उसमें वो इस तरीके से यहाँ इनको फॉलो करते हुए काम करें। संरचना बता दी, कार्मिक कर्तव्य और महत्व। ठीक है ना। तो ये हमने बातें की। अब हम निष्कर्ष की तरफ चल देते हैं, और हमने मैनेजमेंट जो हमारी स्टाइल्स थी वो हमने कंप्लीट की है। 4 मैनेजमेंट की स्टाइल है, बहुत ज्यादा तो है नहीं, चारों का नाम याद कर लेना। ऑप्शन में आए तो आराम से करना। ऑटोक्रेटिक कौन सी होती है, या कंसल्टेटिव कौन सी होती है, या लेसली फेयर कौन सी होती है, ये सभी आपको, या डेमोक्रेटिक कौन सी है, ये 4 है तो चारों आपको याद रखनी है। ठीक है ना। मैंने इसमें आपको बताया, 3 तो मैंने यहाँ लिखी दी थी, एक चौथी आपको याद रखनी है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल्स। ठीक है भाई। ये बातें करने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पे आपके पास में ये निष्कर्ष, और ये क्या कहता है कि निष्कर्ष, कोई भी एक शैली परिपूर्ण नहीं है, ये स्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी शैली, आप ये मत समझिए कि हम किसी भी शैली को, जैसे हम वर्गीकरण की किसी स्कीम को उठाते हैं और उसे फॉलो करने लग जाते हैं, ऐसे ये सभी शैली अपने आप में पूर्ण नहीं है कि एकदम परफेक्ट है। आप किसी एक शैली को अपना के काम कर सकते हैं, नहीं। आप हो सकता है दोनों तरीका अपना लें, हो सकता है 3 तरीके अपना लें, है ना। तो आपको याद रखना है, वो तो आपकी सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन में बताया है, नो सिंगल स्टाइल्स इज परफेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एंड सुझाव आपको दिया है, आपात स्थिति या संकट में निरंकुश शैली का प्रयोग करें। ऑटोक्रेटिक का, भाई अगर आपके पास ऐसी स्थिति है, इमरजेंसी है या क्राइसिस वाली कोई सिचुएशन है, तो फिर एक ही आदमी के जरिए काम, मतलब पूरे निर्देशन देने चाहिए। सबको फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, किसी से कोई एडवाइस नहीं लो। जो आप कोई एक मैनेजर, एक अच्छा कुशल मैनेजर है, तो फिर वो उसी हिसाब से काम करे, और ऑटोक्रेटिक स्टाइल को अपना के उस संगठन में बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा हमने सुझाव दिया है। दूसरा यहाँ पर बोला है सुझाव, उत्पादकता और कुशल टीमों के लिए लोकतांत्रिक शैली का प्रयोग करें। अगर आपने प्रोडक्टिविटी या डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात की है, ठीक है, अगर आप प्रोडक्टिविटी या फिर एक अच्छी स्किल टीम चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर लोकतांत्रिक शैली का प्रयोग कर लें, इमरजेंसीज का। ठीक है, क्योंकि सुझाव मांग रहे हैं, सहभागी हैं, सुझाव मांग रहे हैं, बता रहे हैं, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो कर लीजिए। लक्ष्य क्या है? संगठन को आदर्श भविष्य की ओर ले जाना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे आदर्श भविष्य के, आइडियल फ्यूचर की ओर ले जाने का एक गोल यहाँ पर सारे संगठन का रहता है, और वो वही काम होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपने समझी हैं, तो बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं यहाँ मैनेजरियल स्किल्स की, यानी प्रबंधकीय कौशल की। ये क्या कहता है ये पॉइंट? यानी कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब कोई आदमी है जो उस संगठन में काम कर रहा है, और उस संगठन में काम कर रहे हैं
अगर उस आदमी को मैनेजर बना दिया जाए, एक अच्छे प्रबंधन के रूप में नियुक्त कर दिया जाए, तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आप स्किल्स देखिए, स्किल्स की चर्चा कर रहे हैं। टेक्निकल, तकनीकी, पुस्तकों का व्यवस्थापन, सूची का निर्माण करना, ये तो टेक्निकल है। अप्रोच अगर आपने लाइब्रेरी से रिलेटेड देखी है तो ये टेक्निकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। यहाँ दिया है अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल, दीर्घकालिक योजना बनाना या दूरदर्शिता देखना, ये स्किल्स के। पाठकों और कर्मचारियों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करके रखना, ये तो मानवीय व्यवहार है। अगर आप रीडर्स में या फिर जितने आपके पास स्टाफ मेंबर हैं उन सभी के साथ बढ़िया तरीके से व्यवहार करेंगे तो फिर काम तरीके से ही होगा। समझ गए ये बात। तो यहाँ अप्रोच दोनों देख ली, एक टेक्निकल और एक अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल। आगे देखिए यहाँ पर विषय प्रवेश में देखा है इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ थोड़ी सी आप लोग ध्यान देते हुए चलना, कुछ कुछ बातें आपको संगठन से रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। हमने अभी तक सिर्फ एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े, वर्क पढ़े, लेवल्स पढ़े, स्टाइल्स पढ़ी, उसकी थ्योरी पढ़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम संगठन की चर्चा करेंगे। विषय प्रवेश में आपको क्या बताया, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यानी वेबस्टर डिक्शनरी में क्या परिभाषा ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई है उसे एक बार के लिए देखेंगे, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पर कि ऑर्गेनिज्म एक ऐसी जटिल संरचना है जिसमें पारंपरिक मूल तत्वों का संपूर्ण भाग से संबंध उनकी निर्धारित क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। ऑर्गेनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या बोला, ऑर्गेनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर where the relationship of independent basic elements to whole is determined by their assigned functions। ऑर्गेनिज्म एक ऐसी जटिल संरचना है जिससे पारंपरिक मूल तत्वों का संपूर्ण भाग ही उनकी निर्धारित क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। जो वर्ग निर्धारित हुए हैं उनसे निर्धारित होता है। इसे यहाँ बताया एक जटिल संरचना के रूप में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कैसी क्रियाएं डिसाइड करनी है, उनके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हमें क्या काम कैसे करना है। कोर लॉजिक बताया, बिखरी हुई शक्तियों को एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य कराना। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जा रहा है, एक संगठन की नियुक्ति क्यों हो रही है, एक संगठन किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और अगर एक बढ़िया कुशल संगठन होगा, सभी एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में काम करेंगे, और डिसऑर्गेनाइज्ड अगर करेंगे तो आपको पता है कि उस संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। जैसे हमने एक स्टाइल पढ़ी थी, है ना, सभी अपनी मनमानी के साथ में काम कर रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड है, वहां नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में सब काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बिखरी हुई शक्तियों को एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करना होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब एक दूसरे से जुड़कर काम करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और सब अलग अलग काम करेंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओसवाल्ड बोल्ड ने मेकिंग स्कैटर्ड फोर्स वर्क टुगेदर एज ए कंप्लीट यूनिट। देखिए यहाँ दो नाम आपके सामने आए, एक वेबस्टर और एक ओसवाल्ड, और ये आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा, वेबस्टर, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओसवाल्ड। ओसवाल्ड ऑर्गेनाइजेशन को किस रूप में परिभाषित करते हैं, बिखरी हुई शक्तियों को एक कंप्लीट यूनिट के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन वहीं वेबस्टर कैसे, एक जटिल संरचना के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें क्रियाएं निर्धारित करने की वजह से ही उन्हें डिसाइड किया जाता है। ये भी एक कंप्लीट भाग से संबंधित रखता है, समझ गए। अब देखिए आगे और भी बातें हैं, उन पे चर्चा करेंगे। यहाँ क्या बोला है, अच्छा ये एक पिक्चर आपको दिखाई है, और पिक्चर में क्या बोला गया है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी का मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क पूरे शरीर के लिए कार्य करता है। हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, पूरे शरीर के जितने अंग हैं उन अंगों के लिए मस्तिष्क सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में काम करता है, ये सभी को पता है।
उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे सभी एम्प्लॉइज उस संगठन के लिए काम करेंगे, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक अच्छा संगठन होना चाहिए, वो एक दूसरे के से जुड़कर काम करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे आदमी के सभी ऑर्गन्स साथ में जुड़े होते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज को भी एक साथ जुड़ना है और काम करना है। इसका मतलब वो पूरी तरह उससे जुड़े हुए हिस्से हैं उस संगठन के। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आई है ये संगठन से रिलेटेड चर्चा। संगठन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस देखिए। हॉकी टीम, मान लीजिए एक हॉकी टीम है आपकी, यदि खिलाड़ी संगठित होकर काम करेंगे, मान लीजिए हॉकी टीम के सभी मेंबर्स, सभी प्लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में खेल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करके साथ रह के जुड़े रहकर काम कर रहे हैं, तो बेहतर होगा, यानी हो सकता है वो टीम विजय हासिल करे। लेकिन अगर उस टीम के, हॉकी टीम के सभी प्लेयर्स असंगठित हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो वो मनचाहे स्थान पर खेलेंगे और फिर हार निश्चित है। ये तो पता है भाई। मान लीजिए आपने कहा, हम हॉकी टीम की चर्चा नहीं कर रहे, आप किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे वो गेम की फील्ड हो, चाहे वो म्यूजिक की फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बेस्ट मतलब हायर एजुकेशन की बात करें, कहीं भी किसी भी संगठन की चर्चा करेंगे, अगर वहां पर रहे सभी मेंबर्स एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का साथ रह के, एक दूसरे से जुड़े रहकर, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करके काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से वो काम हो रहा है वो उद्देश्य पूरे हो। लेकिन अगर सभी असंगठित होकर काम करेंगे, यहाँ सिर्फ दो नाम दे रही हूं मैं आपके सामने, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये दो जो नाम हैं, बस इनमें अगर आप अंतर समझ गए तो आप कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को समझ जाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है क्या है, तो फिर आप आराम से उसे लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मैं इतना बताने के बाद में आप आराम से चर्चा तो मुझे लगता है कर पाए हैं। देखिए यहाँ एक साइड में आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पूरे एक अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़े होकर काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कैसे बिखरे हुए, एक कहीं है, एक कहीं है, एक कहीं है, इस तरीके से काम हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संगठन है और उस संगठन में जुड़े सभी मेंबर्स अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड वे कहेंगे। और अगर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे। और अगर किसी भी संगठन है, कोई संगठन में काम कर रहा है, तो उसमें अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड रहकर काम करेंगे तो फिर वो तरीका नहीं आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या कहता है, एक कमजोर संगठन अच्छे पुस्तक संग्रह को मिट्टी में मिला देगा, है ना। एक कमजोर संगठन अच्छे पुस्तक संग्रह को मिट्टी में मिला देगा, और एक अच्छा संगठन कम अच्छी अध्ययन सामग्री से भी पाठकों को पूर्ण लाभ पहुंचा सकता है। बात समझ गए?